सहारनपुर भी एक अद्भुत शहर है। अलग अलग राज्यों से मिलती हुई इसकी सीमाएं और शहर की खासियत ये कि 60 किलोमीटर पे गंगा मौजूद है, पवित्र गंगा, और सिर्फ 30 किलोमीटर पे यमुना मौजूद है, यानी कालिंदी। और इनके बीच में बसा ये छोटा सा शहर। बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से जुड़े हैं, कवि भी हुए, शायर भी हुए, साहित्यकार भी हुए। लेकिन मुझे याद आ रहा है एक नाम, वो नाम जो जितना मकबूल होना था उतना हो नहीं पाया, हो भी जाता, लेकिन वक्त का एक ऐसा प्रहार हुआ कि वो कवि दुनिया से रुखसत हो गया। दिन 23 अक्टूबर बरस 2010, और वो कवि दुनिया में आया था 24 अक्टूबर 1955 को, यानी महज 55 बरस की उम्र में योगेश छिब्बर दुनिया से रुखसत हो गया। एक जाना पहचाना नाम शहर के निवासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। योगेश छिब्बर इंग्लिश के प्रोफेसर थे और अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ाते थे, जो उनके स्टूडेंट्स बताते हैं। लेकिन कविता में उनका बड़ा शौक़ था, हिंदी कविता में ख़ास तौर से। पहली ही पुस्तक जब उन्होंने लिखी, चिड़िया बम नहीं बनाएगी, उसके बाद सांसों के वृंदावन में। लेकिन एक ऐसा काम वो कर गए हैं जो अतुल्य और अद्भुत है। उन्होंने माँ को अपनी तरफ से एक ऐसी शब्दांजलि दी है जो मुझे तो कम से कम कहीं इतने वर्षों में और कहीं सुनने को मिली नहीं। किस मूड में ये कविता लिखी गई, किस तरह से खिराज अक़ीदत, उस महान इंस्टीट्यूशन जिसे हम माँ कहते हैं, मतलब हम तो माँ ही कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, और पंजाब में बीजी भी कहते हैं। लेकिन वक्त बदल चुका है, अब जरा माँ को मॉम या मम्मी या ममा, अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ियत है वो जाने की नहीं कभी भी। वो मैकॉले ने जो जड़ें गहरी करी ना हिंदुस्तान में, कि जाते जाते 1947 में 15 अगस्त को हंसते हुए जा रहे थे फिरंगी, उन्होंने कहा जा रहे हैं लेकिन अंग्रेज़ियत छोड़ के जा रहे हैं, सारे शब्द बदल के रख दिए। लेकिन जिस शब्द में सबसे ज़्यादा माधुर्य और सौंदर्य है वो अम्मा है, माँ है। तो योगेश को न जाने क्या सूझी कि उसने एक कविता लिखी, और इतनी वो प्रसिद्ध हुई कविता। ये तो अलग बात है कि 55 बरस की उम्र में योगेश दुनिया से रुखसत हो गए, वरना बहुत नाम करता, बहुत काम करता। अब लीजिए, मैं आपको वो कविता सुनाए देता हूँ। एक बार कहा था योगेश ने, मेरे तो बहुत अच्छे गहरे दोस्तों में शुमार हैं, मतलब चले गए तो कोई बात नहीं, ख्याल रहता है मुझे। कहने लगे, अरे दत्त साहब आप तो गाते हो ना, कोई धुन इसकी बना दो। तो हमने कुछ एक मिलजुल कर ऐसी सी करी, लेकिन वो धुन दरअसल उन्हीं के जहन से उठी। कुछ कुछ मैंने उसमें अपनी तरफ से जोड़ा। शुरुआत उन्हीं की तरफ से थी कि भाई इसी तरह से सादी सी बात, जब सादी सी बात कह रहे हैं तो सादी सी धुन में कह देते हैं। अब देखिए ख्याल की गहराई और ख्याल की ऊंचाई। लेती नहीं दवाई अम्मा, जोड़े पाई पाई अम्मा, दुख थे पर बतराई अम्मा, हारी नहीं लड़ाई अम्मा। इस दुनिया में सब मैले हैं, किस दुनिया से आई अम्मा, दुनिया के सब रिश्ते ठंडे, गर्मा गर्म रजाई अम्मा, जब भी कोई रिश्ता उधड़े, करती है तुरपाई अम्मा, करती है तुरपाई अम्मा,
बाबूजी तनख्वाह लाए बस, लेकिन बरकत लाई अम्मा। बाबूजी थे छड़ी बैंत की, माखन और मलाई अम्मा। बाबूजी के पाँव दबाकर सब तीरथ हो आई अम्मा, सब तीरथ हो आई अम्मा। नाम सभी हैं गुड़ से मीठे, माँ जी मैया माई अम्मा। सभी साड़ियाँ छीज गई थी, मगर नहीं कह पाई अम्मा। अम्मा में से थोड़ी थोड़ी, अम्मा में से थोड़ी थोड़ी, सबने रोज चुराई अम्मा। घर में चूल्हे मत बांटो रे, घर में चूल्हे मत बांटो रे, देती रही दुहाई अम्मा। बाबूजी बीमार पड़े जब, साथ साथ मुरझाई अम्मा। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई एक तिहाई अम्मा। बेटी की ससुराल रहे खुश, सब जेवर दे आई अम्मा। अम्मा से घर घर लगता है, घर में घुली समाई अम्मा। बेटे की कुर्सी है ऊंची, पर उसकी ऊंचाई अम्मा। दर्द बड़ा हो या छोटा हो, याद हमेशा आई अम्मा। घर के शगुन सभी अम्मा से, है घर की शहनाई अम्मा। सभी पराए हो जाते हैं, सभी पराए हो जाते हैं, होती नहीं पराई अम्मा, होती नहीं पराई अम्मा, होती नहीं। ये वो कविता है जो इस मिलेनियम के शुरू में हमारे शहर में बहुत पॉपुलर हुई, स्कूल्स में भी और यूं समाज के हिस्सों में भी, क्योंकि माँ का चित्रण जिस तरीक़े से किया है, जो कुर्बानी माँ देती है और जो बच्चों के लिए माँ करती है। मैं पहले ही बता दूं कि पिता का रोल भी कम नहीं है, लेकिन कविता चूँकि अम्मा के बारे में है तो ज़्यादा जिक्र हम उन्हीं का कर सकते हैं ना। आप सोच के देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर इंसान कहीं इत्मीनान महसूस करता है तो वो माँ की गोदी है, और उसके बाद में कौन सी हरकत ऐसी है हमारी जिसको माँ माफ़ नहीं करती। इसमें एक जगह योगेश ने कहा है कि पिता को बैंत, हाँ मतलब पिता का भी रौब होता है ना, तो बैंत। और माँ जो है, माँ तो एक छाँव है। पंजाबी में एक कहावत है, मावां ठंडियाँ छावां, छावां कौन करे। बस ये कुछ देर का रिश्ता होता है, क्योंकि माँ हमसे उम्र में बड़ी होती है, उसकी वजह से हम दुनिया में आए होते हैं, तो उसे जल्दी जाना होता है। और जब वो चली जाती है तो उसकी परछाई चारों तरफ घूमती फिरती दिखाई देती है। योगेश छिब्बर बहुत अच्छा लिख रहे थे। जैसा मैं अक्सर ही अपने दोस्तों से कहता हूँ, एक रात को उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। मैंने कहा ये कविता सुनानी है लंबी सी। मैंने कहा सुना दो भाई। मैं तो सो चुका था, बजे होंगे 10, साढ़े 10, 11। तो मैंने कहा सुना दो भाई। तो उन्होंने कहा कि लीजिए सुनिए, उसका जिक्र
और उसके बाद में मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मिसरा है भाई, आगे। जैसे इत्र, और ये कह करके उन्होंने कहा कविता ख़त्म हो चुकी है और आपको समर्पित करता हूँ ये कविता। मैं तो उस इंसान की सोच को ये समझने लगा कि देखिए, इंग्लिश का प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान, किताबें इकट्ठी करता था तो पढ़ता भी था। तो वो इंसान जो है कहाँ जा रहा है। और एक बार मैं उत्तरांचल में कहीं घूम रहा था तो उनका फ़ोन आया मुझे, कहने लगे अरे साहब एक शेर और सुन लीजिए, आप ही के लिए है। कुछ हमें भी रास आती हैं बहुत तन्हाइयाँ, फिर जुनून के रास्ते पे साथ चलता कौन है। आप चलते हैं कि जिस तरह से आप मेरी पज़िराई करते हैं, जिस तरह आप मेरी तारीफ़ करते हैं, जिस तरह आप मुझे मोटिवेट करते हैं दत्त साहब, ये अपने ढंग की एक अनोखी दुनिया है। और बहुत अच्छी दोस्ती हम दोनों के बीच में थी। बस वो पता नहीं क्या हुआ, उन्हें कुछ अरसा पहले मतलब मौत से कुछ साल पहले जो वो क्षणिकाएँ लिख रहे थे, उसमें उन्होंने अपना नाम कर दिया योगेश्वर आनंद। योगेश छिब्बर की बजाय लिखने लगे योगेश्वर आनंद। और कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ एक नामुराद बीमारी ने योगेश को घेर लिया। बस वो बीमारी बढ़ती चली गई, बहुत इलाज कराया लोगों ने, जितने जिससे हो सकती थी। पुराने स्टूडेंट्स ने भी उनकी बहुत मदद की, क्योंकि बहुत ही उस शख्स की अपनी एक मयार थी। पढ़ाई लिखाई की दुनिया के साथ साथ वो नौजवानों के दिलों पे भी राज करता था और अपने ढंग का अलग ही एक इंसान था। तो वो बीमारी झेलते, एकदम मुलाकात हुई तो कहने लगे भाई मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है, कब से मैंने अपना नाम किया योगेश्वर आनंद, तो मुझे तो आनंद ही बना दिया राजेश खन्ना। वही बीमारी उसी तरह की लग गई मुझे तो। दुखी होता था बंदा। 23 अक्टूबर एक ऐसा दिन, बरस 2010, कुछ दिन तक अपोलो में उनका ट्रीटमेंट चला था, लेकिन उसके बाद में जब वो अपने शहर में आए, उस दिन 23 को शाम को शहर का एक बड़ा हिस्सा उस नर्सिंग होम के बाहर इकट्ठा था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। और किस तरह से तड़प रहा था योगेश, मैं ताज्जुब करता रहा। मैंने कहा ये कौन सी ज़िंदगी है भाई, ये किस तरह से इस इंसान के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और बस शाम होते होते योगेश दुनिया से रुखसत हो गए। अगले दिन जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो शहर का एक बड़ा हिस्सा और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब के सब वहाँ पर मौजूद थे और गुणगान कर रहे थे कि देखो ये इंसान कितना महान था। और उस इंसान की ज़िंदगी के अपने दुख भी थे, उसकी खुशियाँ भी थी, और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे कि उसको हर वक्त बिज़ी देखते थे हम लोग। सुरेश सपन साहब हमारे यहाँ के बड़े पोइट, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। वो ये कहा करते थे यार योगेश को जब भी कभी देखता हूँ या तो माइक है या बाइक है। माइक का मतलब या तो वो कहीं किसी जगह आयोजन में है और या फिर वो बाइक पे भागा जा रहा है। तो ये सुरेश सपन भी रुखसत हो गए, राजेंद्र राजन भी रुखसत हो गए, ऐसे अच्छे साहित्यकार हमारे शहर के दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन योगेश छिब्बर की सबसे ख़ास बात यही थी कि वो नौजवानों का एक गुरु भी था और उन्हें मोटिवेट भी करता था, और उसके अलावा पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी सतही हकीकत को वो बहुत अच्छी तरीके से समझता था। तो योगेश छिब्बर को मैं याद करता हूँ। एक और हादसा तो नहीं मैं कहूँगा, वाकया कहूँगा। एक प्रोग्राम होने जा रहा था सहारनपुर में, और उसमें योगेश ने मुझे कहा कि भाई आप इसमें आएंगे तो जो ट्रॉफ़ी मुझे दी जानी है वो ट्रॉफ़ी मैं आपसे ही लूँगा। इत्तेफाक ये है कि उसी दिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था, कुछ कॉलेज की एक पिकनिक टीचर्स की जा रही थी और मुझे भी उसमें जाना था। हम लोग गए थे उधर नाहन की तरफ, जिसे कहते हैं रेणुका साहब, तो मेरा जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने योगेश से कहा भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं क्या है कि कोशिश करूँगा। तो फिर जब मैंने पिकनिक का दिन का टाइम निकला तो आखिर में 4 बजे के करीब मैं बाइक पे गया। सब लोग बस से गए थे, मैं बाइक पे गया और 4 बजे के करीब मैंने वहाँ से बाइक दौड़ाई, और 6:15 बजे जब प्रोग्राम लगभग शुरू ही होने वाला था, मैं उस ऑडिटोरियम में पहुंचा, और पहुंचकर दूर से ही मुझे देख लिया था योगेश ने। वो बहुत प्रसन्न हुआ, कहना देखो आपने अपनी बात निभाई। देखो भाई, मैंने कहा बात इसलिए निभाई क्योंकि मैं खुद चाहता था, मैं भागा आया क्योंकि मैं चाहता था कि अगर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है कि ये पुरस्कार आप मुझसे लेंगे तो फिर इसको मैं पूरा निभाऊंगा। तो थोड़ी देर में सभी जो गणमान्य व्यक्ति थे वो स्टेज पे आ गए और वो ट्रॉफ़ी मुझे दी गई कि ये आप योगेश को भेंट करें। मैंने योगेश को भेंट की
और वो तस्वीर किसी ने क्लिक कर ली उस वक्त, और उसके बाद एक बार फ्रेम करा के इस तस्वीर को योगेश मुझे देने के लिए मेरे घर पे आए, और वो कागज़ में लिपटी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? क्या तो वो वाली तस्वीर जो वहाँ पर खींची थी, रख लो कहीं काम आएगी, रख लो। उसे मैंने अपने कमरे में जगह दी हुई है तस्वीर को, क्योंकि याद से जुड़ी हुई तस्वीर है, जहाँ और भी यादें बहुत सारी हैं। मैंने एक म्यूज़ियम सा बना लिया है अपने कमरे को, जहाँ मैं उन दौर की तस्वीरों को देखता रहता हूँ। जानता हूँ एक तस्वीर मेरी भी यहाँ लग जानी है, लगे ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात पूरी की पूरी ये रही कि ये वही तस्वीर है जो उस दिन खींची गई थी। और मुझे याद आता है योगेश, और ज़्यादा हासिल कर सकता था। योगेश नाम में संघर्ष है। फिल्म इंडस्ट्री में आप योगेश गौड़ को देखते हैं ना, गीतकार योगेश गौड़, कितनी मेहनत की तब जा कर के उन्हें कहीं मिला, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, माना मेरे हंसी सनम, और उसके बाद में रिमझिम गिरे सावन, और योगेश गौड़ देखते देखते आसमान छूने लगे। योगेश छिब्बर के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो लिमिटेड होकर के रह गए, क्योंकि शहर से ज़्यादा दूर तक की उड़ान उन्होंने ली नहीं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब चूँकि मेरा ज़्यादातर बेंगलोर में रहना होता है, और शहर में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं कि आजकल क्या हो रहा है, लेकिन शहद, मैं समझता हूँ कि एक, जैसे कहते हैं कि शहद से चिपक जाती है इंसानियत कभी कभी, कि भाई उस आदमी के अंदर इतनी मिठास है, तो उसकी मिठास को आज भी कुछ लोग वहाँ पे ज़िंदा और तविंदा रखते हैं। जैसे मैं संजीव झिंगरन साहब के बारे में सोचा करता हूँ, या जावेद सरोहा साहब, शहर को एक नया आयाम देते हैं जावेद सरोहा साहब। और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर, वो लोग अभी भी इसको ज़िंदा रखते हैं। और के गर्ग साहब हैं, ये लोग एक जो कल्चरल ज़मीन है उसको हमेशा उठा के और बचा के रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन लोगों के मन में योगेश छिब्बर आज भी होंगे, क्योंकि इंसान अगर चला भी जाए, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, अरे मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो 24 दिसंबर को 100 साल के हो जाएंगे, तो लोग मेरी तरफ देखते हैं, अरे 100 साल के हो जाएंगे, हाँ जी, क्योंकि शरीर ही फना होता है, सृजन रह जाता है, और अगर उस सृजन में दमखम है तो बात कुछ और ही होती है। तो आज की इस भागम भाग की दुनिया में उसके जो ख़यालात हैं योगेश छिब्बर के, वो जो जज्बात हैं, जिस तरीक़े से उन्होंने आगे उनको बढ़ाया है, वो मैं सोचता हूँ कि फिर से उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, लोग भुला देते हैं, लोग भुला देते हैं। काबिलियत हर इंसान को मिलती है, गाने का हुनर मुझे भी मिला था बचपन से, लेकिन मैंने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया था कि इस दुनिया में कला के सहारे जीना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये वो दुनिया है जिसमें हम किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से मिलाते हैं, कहते हैं अरे ये मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े शायर हैं, तो सामने वाला पूछता है करते क्या हैं, और इसका क्या जवाब देंगे भाई आप। दुनिया बदल चुकी है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बदल रही है। और जैसा मैंने कहा कि दुख होता है भी, अफसोस भी होता है कि मैकॉले ने जो अपने पिताश्री को ख़त लिखा था 19वीं सेंचुरी के शुरू में ही, कि आप फिक्र ना करो, इस देश को कोई छेड़ नहीं सकता, ये बड़ा महान देश है, लेकिन अगर आप इसकी संस्कृति, साहित्य और सभ्यता को तोड़ दोगे ना, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये उसने अपने दोस्तों मित्रों को बताया था, मैकॉले ने, जो कि एक दबंग किस्म का ब्यूरोक्रेट था। उसकी बात सच हो गई। अंग्रेजियत इस कदर देश में छाई है कि जब घर से चलने लगे हम और कह के जाएं कि अच्छा मैं 2:30 बजे तक लौट आऊँगा, तो पीछे से एक छोटी सी आवाज़ पूछती है 2:30 कितना होता है। मैकॉले, यू हैव डन इट, तूने बदला ले लिया, शरीर ही गया यहाँ से फिरंगियों का, तूने बदला ले लिया, ठीक है ना। अब ये अंग्रेजियत कब तक ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। इसके बीच में अम्मा की कविता, इसके अंदर जिन शब्दों को इस्तेमाल किया है योगेश ने, तुरपाई जैसे, रजाई जैसे, और क्या क्या इस्तेमाल है लफ्ज़ों का, और छोटे बहर में कही गई ये एक कविता है। छोटे बहर में इतनी सी बात कही, और वैसे भी मुख्तसर सी बात जो होती है उसमें दमखम ज़्यादा होता है। मैं याद करता हूँ क्योंकि दोनों ही दिन इम्पॉर्टेंट हैं। 23 अक्टूबर 2010 योगेश रुखसत हो गए, 24 अक्टूबर 1955 योगेश दुनिया में आए थे, और रह गए होते, जैसे मैं कहता हूँ, छा गए थे सचमुच। शहर में उस इंसान का इतना नाम था, और
नौजवानों के दिलों पे। तो वो फिर उसमें क्या करते थे कि कुछ कोचिंग क्लासेस भी उन्होंने शुरू कर दी थी, इसलिए कि चलो नौजवानों को कुछ नया रास्ता दिखाते हैं तालीम की दुनिया में। और याद तो आता है वो इंसान, इसलिए याद आता है, उसका अपना हुनर था, उसकी अपनी सोच थी, उसकी अपनी सृजनात्मक क्षमता थी। जब भी देखो भागे हुए दिखाई देगा बंदा आपको, कभी इधर कभी उधर। कभी कभी मेरी मुलाकात होती थी उनसे, इत्मीनान से बैठकर बात करते थे हम लोग, और ज़िंदगी की बातें होती थीं, और वो मेरे नज़रियों को बहुत पसंद करते थे। कहते थे आपने तो अपना ये बंजारगी ढूंढ ली है, लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई मुमकिन नहीं है, हमें तो जो दुनिया जिस रूप में है वैसे ही चलना पड़ता है। तो आज मैं सोचता हूँ कि उस इंसान की कविता की रेलिवेंस और भी ज़्यादा है। और मेट्रोज़ में तो बहुत ही, खैर मेट्रो छोटे शहर, अब क्या रह गए, इंटरनेट ने सारे फासले ख़त्म कर दिए। माँ, माँ महज एक नाम नहीं है, माँ एक इंस्टीट्यूशन है। माँ एक ऐसा देवालय है जिस पे हर वक्त आपका सर झुकना चाहिए, क्योंकि वो थी तो हम हैं, वरना हमारा क्या वजूद। अम्मा की कविता अगर किसी सिलेबस में लगा दी गई होती तो संस्कार बचे रहते, क्योंकि योगेश खुद ही कहता था कि हमारे संस्कार हमारे चौकीदार, कहता था अगर हमारे संस्कार जब तक हमारे बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। अफसोस यह है कि संस्कारों का ह्रास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर विवेक जावली साहब ने कुछ तस्वीरें उस गुरुकुल की डाली जहाँ साधना जी का अपना एक गुरुकुल है, यहाँ से 100 किलोमीटर बेंगलोर से। उन तस्वीरों को देखकर प्राचीन भारत याद आ गया मुझे, कि अभी भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ भारतीयता का अपना एक तरीका है, सलीका है, और काम हो रहे हैं, लेकिन कम रह गए हैं बहुत। अपनी व्यवस्था को छोड़कर जब जब दूसरे को अपनाएंगे तो यकीन मानिए कि मार खाएंगे। ये भारत जितनी जल्दी समझ ले। और रही बात अंग्रेज़ी की, अंग्रेज़ी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, एक कॉमनवेल्थ लैंग्वेज है। चाइना में, जापान में, रशिया में, या छोटे छोटे ये जर्मनी और फ्रांस, सब जगह अपनी भाषा बोल जाती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अम्मा अम्मा ही रहेगी, माँ माँ ही रहेगी, बीजी बीजी ही रहेंगे। पंजाब में बीजी, लौटो वापस वहीं पर, नहीं लौटोगे तो बहुत देर हो जाएगी। खैर, ये मुझे योगेश चब्बर याद आया, इसलिए मैंने अपनी बात कही। और ये कविता तो अमर है, अतुल्य है, अनमोल है।